घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी नमित की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नमित है। मैं और मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे, हम जिस जगह पर रहते थे वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक शमशान घाट भी था। बात कुछ ऐसी थी कि मेरी शादी के बाद मैं जिस जगह पर काम किया करता था वहीं पर मैं अच्छे से सेट हो गया था। लेकिन फिर एक दिन पता चला कि वो कंपनी ने अपने वहाँ के ब्रांच को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। इसी वजह से मुझे भी जिस जगह पर कंपनी ने अपने ब्रांच को शिफ्ट किया था वहीं पर जाकर रहना पड़ा। मैं वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक घर लिया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमें उस जगह पर गए हुए 4 से 5 महीने भी बीत चुके थे और हम काफ़ी अच्छे से वहाँ पर सेट हो चुके थे। एक दिन जब मैं ऑफिस से अपने घर आया तभी मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि हमें यहाँ पर इतना समय हो गया है रहते हुए, क्या तुमने कभी कुछ नोटिस किया? मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या बात है जो मैंने कभी नोटिस नहीं किया, तुम मुझे साफ साफ बताओ। वो मुझसे कहने लगी कि रात होती है ना तो मुझे अजीब सा डर लगता है। मैंने कहा कि किस चीज़ से डर लगता है? वो कहने लगी कि रात में जब मैं खिड़की अपनी खोलती हूँ तो यूं महसूस होता है जैसा उस शमशान घाट से कोई मुझे देख रहा है। मैं जोर से हंसने लगा और हंसते हुए उसे कहा कि अगर इतना ही डर लगता है तो तुम रात में खिड़की मत खोला करो। उसने मुझे सिर्फ एक गुस्से में लुक दिया और वो एकदम ही शांत हो गई। हम वो रात में सोने के लिए जब अपने कमरे में गए तभी मेरा छोटा बेटा मेरे पास आकर मुझसे कहने लगा कि पापा, आज स्कूल में एक आंटी कुछ बात कर रही थी। मैंने कहा किस बारे में? वो कहने लगा कि आंटी कह रही थी कि उनकी जो बेटी है उनकी आंख में किसी की आत्मा आ गई है। मैं हंसने लगा। मैंने कहा कि क्या हो गया है, आज घर में सब भूत प्रेत की ही बात कर रहे हैं। वो कहने लगा नहीं पापा, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा बेटा जो था उस समय 7th स्टैंडर्ड में था। वो कहने लगा कि हमारे स्कूल में एक बात पता चली। मैंने कहा मुझे बता, क्या बात है? वो कहने लगा कि एक आंटी स्कूल में आकर चिल्ला रही थी, कह रही थी कि हमारे स्कूल में एक स्वीपर आंटी है। वो आंटी उनकी बेटी को कंटिन्यूसली देखते रहती है। बल्कि उसका कहना यह भी था कि जब उनकी बेटी क्लास में होती है तब वो क्लास के बाहर से बैठकर उसे घूरती रहती है। उसने कई बार कंप्लेंट टीचर्स को भी कही और टीचर्स ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम बस इसे इग्नोर करो। फिर आज उसकी मम्मी ने आकर स्कूल की प्रिंसिपल से कंप्लेंट किया कि मेरी बेटी को वो स्वीपर जो है वो आंटी कंटिन्यूसली घूर कर देखती है। इसके साथ में उसका ये भी कहना था कि जब हमारा ब्रेक टाइम होता है और उनकी बेटी बाहर निकलती है वॉशरूम जाने या कुछ भी खाने के लिए तब वो बराबर उसका पीछा करती है। इसी के साथ उसने कहा कि पापा, आपको एक और बात बताऊं? मैंने कहा हाँ बता। वो कहने लगा कि वो जो स्वीपर है हमारे स्कूल में वो किसी से बात नहीं करती। मैं सुबह में भी जब जाकर देखता हूँ वो अपने काम में ही लगी रहती है और घूर घूर कर उनकी ही बेटी को देखती है। ये बात तो मैंने भी नोटिस किया था। मैंने उससे कहा कि अरे ये सब बातों को तुम लोग कहाँ इतना सीरियसली ले रहे हो, इसे इग्नोर करो। दोस्तों, जो मेरे बेटे का स्कूल था वो हमारे घर से दिखता था और उसके ही थोड़ा सा दूरी में शमशान घाट था। मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि हो सकता है शमशान घाट से किसी की आत्मा उस स्वीपर में चली गई हो। मैं फिर से एक बार हंसने लगा। मैंने कहा चलो अभी सो जाओ, बहुत देर हो गई है, सुबह में मुझे भी ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल भी जाना है। हम सभी लोग सोने चले गए। रात के करीब 3 बजे के आसपास मेरी पत्नी मेरे पैर पकड़कर मुझे जगाने लगी। जब मैं उठकर देखा तो वो मुझे बाहर आने का इशारा कर रही थी। मैं उठा और उसके पीछे ही चला गया। घर में काफ़ी अंधेरा था, हमने लाइट्स बंद करके रखी थी तो इस वजह से बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था।
दोस्तों, ये बात मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ, कई सारे लोगों को रात में नाइट लैंप ऑन रखकर सोने की आदत है, लेकिन हमारी फैमिली में सभी को ये आदत थी कि रात में पूरा अंधेरा होना चाहिए। नाइट लैंप्स की वजह से रात में उन्हें नींद ही नहीं आती थी। इस वजह से हम रात में एक भी लाइट को ऑन नहीं रखते थे। जब उसने मुझे इशारा करके बाहर की ओर आने के लिए कहा और मैं उसके पीछे पीछे बाहर गया, तब मैंने देखा कि मेरी पत्नी सामने डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, और वो ऐसी बैठी हुई थी जैसा कि उसकी पीठ मुझे दिखाई दे रही थी, उसका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा था। मैं मन में सोचने लगा कि ये इतनी जल्दी मुझे बुलाकर यहाँ पर आके इस तरीके से बैठ भी गई। मैं उसके करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया। उसके चेहरे पर बाल बहुत ज़्यादा थे, यानी सर के बाल पूरे चेहरे को कवर करके रखे हुए थे। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, मुझे बाहर क्यों बुलाया? उसने वहीं से बैठे हुए खिड़की की ओर इशारा किया। जब मैं खिड़की में जाकर देखा तो मैंने पाया कि शमशान घाट, जो कि हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था लेकिन दिखाई देता था, वहां पर एक औरत अंदर घूमते हुए बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। और दोस्तों, डरा देने वाली बात यह थी कि जिस रंग के कपड़े मेरी पत्नी ने पहने थे, उसी रंग के कपड़े उस औरत ने भी वहां पर पहनी हुई थी। मैं देखकर घबरा गया और मैंने तुरंत ही पीछे मुड़कर मेरी पत्नी से कहा, अरे ये तो तेरे। और मैं एकदम से रुक गया। मैं आगे ये बोलने वाला था कि एकदम तेरे जैसी ही दिख रही है, क्योंकि जब मैं पीछे मुड़ा तब डाइनिंग टेबल पर मेरी पत्नी थी ही नहीं। मैं उसे ढूंढने लगा बाहर ही। मैंने जल्दी से जाकर लाइट्स ऑन किया, देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं बेडरूम में जाकर देखा तो मेरी पत्नी जिस जगह पर सोती थी वो वहां पर गहरी नींद में मेरे छोटे बेटे के साथ सोई हुई थी। मैंने उसे नींद से जगाया, वो उठी। मैंने कहा, अभी तुम बाहर थे ना, मुझे बुलाए थे? वो कहने लगी, आप पागल हो गए हो, सो जाओ, रात में क्या बात कर रहे हो? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा, और ना ही तो अब मुझे नींद आ रही थी। मैं बाकी की पूरी रात जाग कर निकाला। सुबह हुई तब मैंने उससे पूछा कि रात में तू मेरे पास आकर मेरे पैर पर हाथ रखी थी और मुझे उठाकर बाहर बुलाई थी। वो कहने लगी, नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा, ऐसा हुआ था, तो डाइनिंग टेबल पर थी, क्या तुझे नींद में चलने की आदत है? मैं इस समय काफी ज्यादा गुस्से में भी था। वो कहने लगी, कह रहे आपको गलतफहमी हुई है, मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा, रात में तू कहती है कि खिड़की से खोल कर देखो तो शमशान घाट से ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है, तो क्या कल रात में तूने खिड़की खोल कर नहीं देखा? वो कहने लगी, नहीं, मैं कल रात में काफी ज्यादा थक गई थी, इस वजह से मैं गहरी नींद में चले गई और मेरी दोबारा आंख ही नहीं खुली। मैं इस बात को कैसे भूल पाता। मैंने उससे कहा कि ठीक है, आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज मैं घर पे ही रुककर आराम करूंगा। ये सुनकर मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी, क्यों आज ऑफिस के लिए जाना नहीं है? मैंने कहा, बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं उसके बाद अपने कमरे में जाकर सो गया। मेरी आंख फिर कुछ 11:30 बजे के आसपास खुली। मैं उठा, नाश्ता किया, मेरी पत्नी से दोबारा उसी बारे में बात करने लगा। वो इस बार भी मुझसे गुस्सा हो गई, कहने लगी, क्या वही बात बार बार कर रहे हो? मैंने एक बार मना कर दी, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैं मन में सोच ही रहा था कि क्या करना चाहिए कि अचानक मुझे यूं लगा कि एक बार उसी शमशान घाट के पास जाकर देख कर आता हूँ। मैं उठा, कपड़े चेंज किया और शमशान घाट की ओर चला गया। मैं वहां जाकर ढूंढने लगा कि यहाँ से मुझे कौन दिखाई दे रहा था। फिर मुझे वहीं पर एक आदमी मिला। मैंने उससे पूछा कि क्या रात में यहाँ पर कोई घूमता है? वो कहने लगा कि शमशान घाट में रात में कौन घूमेगा। मैंने कहा, रात में आप कहाँ रहते हो? वो कहने लगा, रात में 10 साढ़े 10 बजे तक के मैं चला जाता हूँ, फिर मॉर्निंग में 7:30 बजे आता हूँ। मैंने कहा, तो रात में यहाँ पर कोई नहीं रहता? वो कहने लगा कि नहीं, कोई नहीं रहता है, शमशान घाट खाली ही रहता है। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो रात में यहाँ पर एक औरत को देखा जो खुले बाल के साथ अपने घूम रही थी अंदर ही। फिर उसने मुझसे पूछा, आपने कहाँ से देखा? मैंने उसे कहा कि मैं मेरे घर से देखा, और मेरे घर से शमशान घाट साफ साफ दिखता था। वो कहने लगा कि दोबारा रात के समय आप खिड़की खोलकर शमशान घाट की ओर नहीं देखना।
मैं उससे आगे कुछ कहता कि वो वहां से आगे बढ़ने लगा और ऐसा लग रहा था कि वो मना कर रहा है या चेतावनी दे रहा है किसी बड़ी सी अनहोनी की। मैं तुरंत ही फिर उसके पास गया। मैंने कहा, मेरी आप एक बात सुनिए। रात में मैंने जिसे यहाँ पर घूमते हुए देखा वो हूबहू मेरी पत्नी जैसी दिख रही थी। मैं खुद कंफ्यूज हो गया 1 मिनट के लिए कि क्या ये सच में मेरी पत्नी है या कोई और। वो कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, आप मुझे बताइए, आप ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वो कहा कि ठीक है, आओ मेरे साथ। फिर वो मुझे शमशान घाट की पीछे की साइड लेकर गया, जहाँ पर बहुत सारा घना सा जंगल जैसा इलाका था और दोस्तों वो खाड़ी थी। उसकी जो जमीन थी वो दलदल जैसी थी, यानी अगर कोई उस पर खड़े हो तो धीरे धीरे वो अंदर धंसता चला जाए। वो कहने लगा कि यहाँ पर एक औरत ने दलदल में कूदकर अपनी जान दे दी थी। मैंने कहा, आत्महत्या कोई ऐसा भी करता है? वो कहने लगा कि क्या पता, शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी या किसी से छुप कर उसने करी। जिसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वो रात के समय शमशान घाट में किसी औरत को घूमते हुए देखते हैं। उसने मुझसे मेरी बिल्डिंग के बारे में पूछा तो मैंने उससे बताया कि मैं कहाँ रहता हूँ। वो फिर वहीं पर खड़े होकर अपने हाथ का इशारा करते हुए मुझसे कहने लगा, आप वो बिल्डिंग में रहते हो? मैंने कहा, हाँ। वो कहने लगा, वहां पर 2 इंसिडेंट ऐसे ही हुए हैं। मैंने कहा, कैसे यानी? वो कहने लगा कि एक फैमिली वहां पर रहती थी और उनमें से जो आदमी था उसे सिगरेट पीने की आदत थी, तो रात में वो खिड़की खोलकर कई बार सिगरेट पीता था। एक दिन उसने अपनी ही पत्नी को शमशान घाट की ओर जाते हुए देखा। उसने शमशान घाट के अंदर नहीं देखा था जैसा आप देखे। उसकी पत्नी शमशान घाट के अंदर जा रही थी। वो घबरा गया और वो जल्दी से अपनी पत्नी को बचाने के लिए बिना अपनी पत्नी को कमरे में जाकर देखे वो नीचे उतरा और अपनी पत्नी के पीछे भागते हुए वो शमशान घाट तक पहुंचा। जब वो शमशान घाट तक पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी उसे यहाँ पर कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। फिर उसकी पत्नी की उसे आवाज सुनाई दी। जब उसने उस आवाज का पीछा किया तो वो शमशान घाट के पीछे का जो दलदल था वहीं पर डूब रही थी, या यूं कहिए कि ढस रही थी। वो अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश किया लेकिन वो असफल रहा। वो वहीं पर बैठकर बहुत रोने लगा और फिर कुछ समय के बाद जब वो अपने घर पर गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रेडी होकर बच्चों के लिए टिफिन बना रही थी। उसकी पत्नी ने उसे ही चिल्लाया, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, आपका कॉल भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा, फिर? तब उसने कहा कि वो आदमी उन लोगों को देखकर रोने लगा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उसकी पत्नी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी पत्नी उसे शांत कराई, कहने लगी कि चलिए, आपको भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और मुझे भी, अभी हमें चलना चाहिए, ये सब आपका वहम था। लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। और उसके 3 महीने के बाद में सच में फिर ऐसा ही हुआ कि एक रात उसने अपने ही कमरे से अपनी पत्नी को निकलते हुए देखा और अपनी पत्नी का पीछा करने लगा। जब वो पीछा कर रहा था तो उसकी पत्नी उसी दलदल में जाकर डूब गई। कहते हैं कि वो अपनी पत्नी को रोका नहीं। उसे लग रहा था कि इस बार भी शायद ये मेरा वहम हो सकता है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। कई बार वो खुद को समझा रहा था। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगा। वो मेरी ओर गुस्से से देखा। मैंने कहा, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? वो कहने लगा, भूत प्रेत आत्माएं जब किसी को मारना चाहती है तो उसमें कोई लॉजिक नहीं ढूंढा जाता कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे उसकी वो बात कहीं हद तक सच लग रही थी, क्योंकि पिछली रात भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर उसने कहा कि एक दूसरा इंसिडेंट भी उसी बिल्डिंग में रहने वालों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन लोगों का भी यही कहना था कि उसने अपनी पत्नी को शमशान घाट के पास घूमते हुए देखा, लेकिन जब वो अपने कमरे में गया तब उसने पाया कि उसकी पत्नी तो कमरे में सो रही थी। दोस्तों, इस घटना ने उस समय तो मुझे अंदर तक डरा दिया था। मैं अपने घर पर आया। मैंने मेरी पत्नी से कहा कि हमें इस जगह को छोड़कर चले जाना ही ठीक रहेगा। वो कहने लगी कि अभी बहुत मुश्किल से यहाँ पर सेट हुए हैं, बच्चों की स्कूलें हैं, हम उनकी स्कूल को बीच में से छुड़ाकर कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, हम कहीं पर भी जाएंगे, वहाँ से भी बच्चे स्कूल जा सकते हैं, बस अभी ये घर खाली करते हैं। हम लोगों ने दूसरी जगह पर घर देखना शुरू कर दिया। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग तो ये बात जानते ही होंगे कि तुरंत घर कहीं पर भी नहीं मिलता है।
इसीलिए हमें कुछ दिन तो मजबूरी में उसी घर में रहना था। दोस्तों, फिर कुछ और भी दिल दहला देने वाला हुआ। वो ये था कि रात में मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। मेरी पत्नी और बच्चे दोनों ही मुझे अपने ही कमरे में सोते हुए नजर आए। मैं फिर बाहर निकला। बाहर जाकर देखा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। मैंने लाइट्स ऑन करके भी देखा, लेकिन कोई नहीं था। मुझे वॉशरूम जाना था, मैं वॉशरूम चला गया। जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरा जो घर का मेन डोर था वो किसी ने उसी समय बंद किया। मुझे लगा कि शायद अभी अभी कोई वहाँ से बाहर निकला होगा, लेकिन मैं दरवाज़ा दोबारा खोलता कि उससे पहले मैं जल्दी से बेडरूम में गया। जाकर देखा तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सो रहे थे। मैंने दरवाजे को नहीं खोला, बल्कि आकर दरवाजे के लॉक्स चेक किए। वो सारे लॉक बराबर लगे हुए थे। मैं अगले दिन सुबह में फिर ऑफिस ना जाते हुए शमशान घाट ही गया और मैंने उस आदमी को सारी बात बताई। वो कहने लगा कि बहुत अच्छा हुआ आपने दोबारा दरवाज़ा खोलकर नहीं देखा। अगर आप दोबारा दरवाज़ा खोलकर देखते तो शायद वो शक्ति आप पर हावी हो जाती और वो आपको कल पागल कर देती, या फिर आप उसके वश में होते और आपको वो यहाँ शमशान घाट तक ले आती। फिर आप भी बहुत परेशान हो जाते। मैंने उसकी बात सुना। अब मुझे और डर लगने लगा। मैंने कहा, हमने दूसरी जगह पर घर देखना तो शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जितने भी दिन यहाँ पर रहना है तो हम कैसे रहेंगे। उसने मुझे एक आदमी के बारे में बताया। वो कहने लगा, तुम उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारी इसमें ज़रूर मदद करेगा। मैं शाम में अपनी पत्नी को लेकर उसी के पास गया। जब मैं उसके पास गया तो उसने मेरी पत्नी को देखा और उसके सर पर उसने कुछ राख डाली, जिसके बाद मेरी पत्नी वहीं बेहोश होकर गिर गई। मुझे तो उस आदमी पे गुस्सा आ रहा था कि मेरी पत्नी अभी ठीक थी, इसने क्या किया। मैं गुस्से में उसे चिल्लाने लगा। उसने सिर्फ मुझे चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने कुछ पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद मैंने देखा कि मेरी पत्नी जमीन पर ऐसा तड़प रही थी जैसा एक मछली बिना पानी के तड़पती है। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी। उसके बाद उस आदमी ने मुझे वहां से उठाकर अपने कमरे के अंदर ले गया और कहा कि जिस आत्मा को तुमने देखा है उसी आत्मा ने इसे अपने वश में कर रखा है। मैंने उसे फिर सारे छोटे इंसिडेंट्स बताए जो मेरे साथ हो रहे थे। जैसा कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि रात में मेरी पत्नी आकर मेरे बाजू में सो गई है। मैं उसे देखता तो वो मेरे बाजू में ही सोई होती, लेकिन अगली सुबह में जब मैं देखता तो वो मेरे बाजू में नहीं बल्कि मेरे छोटे बेटे के साथ में उसके बेड पर सोई होती। मैं जब सुबह में उठकर उससे पूछता कि रात में तो तू मेरे पास आकर सोई थी, वो मुझे देखती और कहती कि ऐसा तो हुआ ही नहीं। फिर उस आदमी ने बताया कि रात में जो तुम्हारे पास औरत आकर लेटती है बाजू में, वो तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि ये वही आत्मा है। मैंने उससे कहा कि वो आत्मा हमारे घर तक भी आ रही है। वो मेरी ओर देखा, फिर कहने लगा कि अगर वो तुम्हें जानती नहीं होती तो तुम्हारी पत्नी का रूप लेकर तुम्हें शमशान घाट में दिखाई कैसे देती। दोस्तों, इसके बाद मैं अब और ज़्यादा डरने लगा था। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी को इस जगह से जल्दी से कहीं दूसरी जगह लेकर चले जाओ, वरना वो आत्मा इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा कि हम लोग घर ढूंढ ही रहे हैं और अभी मेरी पत्नी क्या ठीक नहीं है। वो कहने लगा, अब भी ये उसी के वश में है। ये तो सिर्फ हमने अभी पता किया है कि उसने तुम्हारी पत्नी के साथ और क्या क्या की। मैंने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ? उसने कहा कि अभी तुम्हें बताना ठीक नहीं है। मेरी बात मानो तो अभी तुम तुम्हारी पत्नी को लेकर चले जाओ। मैं ठीक रात में 1 बजे तुम्हारे घर पर आऊँगा। मैंने कहा, ठीक है। रात में हम जब सब सो रहे थे तभी 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर जब दरवाज़ा खोला तो वही आदमी था। मैंने उसे घर के अंदर लिया। मैंने मेरी पत्नी और बच्चों को पहले से चेतावनी दी थी कि कोई भी बाहर नहीं आएगा, सब कमरे के ही अंदर रहेंगे। मैं उनके साथ डाइनिंग रूम के डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और बात कर ही रहा था कि अचानक मेरे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ हुई। मैं जल्दी से उठा, भागकर जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे दोनों के दोनों बच्चे डरे हुए थे और एक कोने में बैठे थे। मैंने कहा, मम्मा कहाँ है? उन लोगों ने इशारा किया ऊपर की ओर। दोस्तों, मेरी पत्नी
दीवार पर चलते हुए सीलिंग से उल्टी लटक रही थी चिमगादड़ की तरह। वो देखकर तो मेरे पैर कांपने लग गए डर से। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो आदमी हमारे घर पर ही था। वो भी मेरे पीछे आकर जब देखा तो उसने तुरंत ही कमरे के बाहर जाकर हमारे हॉल की खिड़की को खोला और देखा कि वो औरत वहीं पर घूमती हुई नजर आ रही है। उसने फिर वहीं से कुछ मंत्र पढ़े और उसकी ओर हाथ से कुछ इशारा किया, जिसके बाद वो औरत वहां पर गायब हुई और मेरी पत्नी धीरे धीरे नीचे आकर जमीन पर गिर गई। फिर वो हमारे कमरे में आया और कुछ पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उन्होंने कुछ विभूति जैसा अपने पास से लिया, मेरी पत्नी के माथे पर डाला और बेडरूम में चारों ओर उसे छिड़क दिया। फिर वो कहने लगे कि अभी इसे ऐसे ही रहने दो, कोई भी इसे टच नहीं करना। बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। मेरे से कहा कि तुम अपने बच्चों को लेकर यहीं सो जाओ, मैं अगली 2 रात दोबारा आऊंगा। दोस्तों, जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी चाहे कितना ही रोए और कितना ही गिड़गिड़ाए, बेडरूम का दरवाजा नहीं खोलना। उसे अगर खाना पानी देना भी हो तो बस दरवाजा खोलकर खाने की प्लेट दे देना और दरवाजा दोबारा बंद कर देना। 3 दिन तक हमने वैसा ही किया दोस्तों। लेकिन अगली 2 रात कुछ अजीब हुआ। वो ये था कि जैसे ही रात होती तभी मेरी पत्नी की अंदर से बहुत ज्यादा रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज आती। वो बस बार बार एक ही बात करती कि नमित दरवाजा खोल दो, मुझे बाहर आने दो। लेकिन मैं जानता था अगर ये बाहर आ गई तो इसकी जान को भी खतरा है और कहीं ना कहीं वो आत्मा हमें भी नुकसान पहुंचाएगी। और जब भी वो आदमी आता था तब मैं उसे यही कहता था कि मेरी पत्नी रोज आना चीखती चिल्लाती है और बाहर आने की जिद करती है। उसने कहा कि इसे बिल्कुल भी बाहर मत आने देना। बस 2 रात के बाद मेरी पत्नी काफी नॉर्मल हो गई। दोस्तों, उस समय या यूं कहिए कि जितना समय बीता था उसमें से कई सारी बातें ऐसी थी जो उसे याद ही नहीं थी, वो पूरी तरह से भूल चुकी थी। मैंने कहा कि अभी तो वो आत्मा परेशान नहीं करेगी ना, और क्या आपने उस आत्मा को मुक्ति दे दी? उसने कहा कि मैंने ना ही तो वो आत्मा को मुक्ति दी और ना ही तो उस आत्मा को खत्म कर दिया, सिर्फ तुम्हारी पत्नी को बचाया है। और जितना जल्दी हो सके अगर मेरी मानो तो आज के आज ही यहाँ से कहीं दूसरी जगह चला जाओ। दोस्तों, उसके बाद हमें एक घर भी मिल गया था, तो हम उसी दिन उस घर को छोड़ दिए थे और अगले 6 दिन तक होटल में रहे। फिर 6 दिन के बाद 7वें दिन हमने अपने नए घर में अपनी शिफ्टिंग कर ली। ये घटना मैं तो छोड़ो, मेरे बच्चे भी आज तक नहीं भूल पाए। तो दोस्तों, ये थी नमित जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी जमीला ने भेजी है, जो कि नीदरलैंड की रहने वाली है। ये बताती है कि पहले वो इंडिया में रहा करती थी, लेकिन फिर इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद ये डॉक्टर बन गई और उसके बाद में ये नीदरलैंड शिफ्ट हो गई। चलिए इनकी घटना को इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सुनाता हूँ। मेरा नाम जमीला है। जो घटना आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये घटना मेरी कजिन सिस्टर के साथ घटी थी। दोस्तों, घटना ऐसी थी कि जिस समय हमारे साथ ये सब हो रहा था, बस ऐसा लगता था कि जल्द से जल्द ये बुरा वक्त हम पर से हट जाए, क्योंकि हमारी छोटी बहन को देखने के बाद ऐसा लगता था कि अगर ये मर जाए तो ही ठीक होगा। उसके ठीक होने के कोई चांसेस नज़र ही नहीं आ रहे थे। इसीलिए हम सब बहुत परेशान और घबराए हुए रहते थे। बात कुछ ऐसी थी कि एक शाम हम जिस जगह पर रहते थे, मेरी जो कजिन सिस्टर थी, वो लोग सब आए हुए थे हमसे मिलने के लिए। और जो मेरी सिस्टर थी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। वो शाम में हम लोग के घर पर पहुँचे और फिर वो लोग मुझसे कहने लगे कि जमीला, यहाँ पर अगर कोई घूमने की जगह है तो चलना, हम चलते हैं। मैंने कहा इस समय जाना ठीक नहीं होगा, हम अगले दिन चलते हैं। उसने मेरी छोटी बहन से कहा कि एक काम कर, तू हमें लेकर चल कहीं पर। उसने कहा कि ठीक है, मम्मी तो अलाउ नहीं करेंगे, पहले मम्मी से परमिशन ले लेते हैं। मम्मी ने कई बार मना किया लेकिन वो लोग नहीं माने। दोस्तों, हम लोग भूत प्रेत जिन पर भरोसा रखते हैं। मेरी मम्मी ने मेरी बहन से कहा कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन एक एरिया का मम्मी ने नाम लिया और कहा कि बस वहाँ पर मत जाना,
दोस्तों, मैं आप लोगों को उस एरिया का नाम नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, हमारी बिल्डिंग में भी और आसपास के लोगों में भी एक बात बहुत ज़्यादा फेमस थी। वो यही थी कि उस एरिया में बुरी आत्माएं रहती है। कुछ लोग वहाँ पर जिन्नातों का नाम लेते थे कि वहाँ बुरे जिन्नात होते हैं। सच्चाई क्या थी ये हम नहीं जानते थे, लेकिन उस एरिया के पास से भी गुजरने में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आती थी। जब मम्मी ने उसे मना किया तो उसने कहा कि ठीक है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। वहाँ पर वैसे भी बहुत अंधेरा हो जाता था क्योंकि कोई लाइट्स वहाँ पर थी ही नहीं। मेरी जो कजिन सिस्टर्स थी उन्होंने कहा कि तू हमें वहाँ पर लेकर चलना, हमें भी वहाँ पर देखना है। मेरी बहन ने उन्हें कई बार मना किया, लेकिन वो लोग माने नहीं। दोस्तों, जो मेरी कजिन सिस्टर्स आई हुई थी उनमें से एक बहुत खूबसूरत थी। उसने शाम के समय अपने बाल भी खोल कर रखे हुए थे और ये लोग मेरी जो छोटी रियल बहन थी उसे जिद करके वहीं पर लेकर गए। वहां जाने के बाद घूमकर जब ये लोग आए तभी मेरी एक कजिन सिस्टर जो कि काफ़ी खूबसूरत थी उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसमें अजीब सा चिड़चिड़ापन आ गया। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरी कजिन सिस्टर है उनका जो फैमिली बिजनेस था वो कैटरर्स का था, यानी कि शादी में लोगों को खाना बनाकर देते थे। रात तो जैसे तैसे कट गई। अगले दिन सुबह में वो लोग नाश्ता करके निकलने वाले थे अपने घर के लिए। वो लोग अपने घर पर पहुंचे और शाम में मेरी मम्मी से उन लोगों की बात हुई। उन लोगों का ये कहना था कि मेरी कजिन सिस्टर की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है, जिसके बाद मम्मी ने उनसे कहा कि उसे कोई डॉक्टर के पास लेकर चले जाओ, दवा और इंजेक्शन से वो ठीक हो जाएगी। लेकिन वो लोगों ने वैसा नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग जानते थे कि इसे दवा की नहीं बल्कि इसे कुछ और ही चीज़ की ज़रूरत है। दोस्तों, कहा जाता है कि रात में उसके घर वालों ने बैठकर कुछ पढ़ाई की और उस पर पढ़ाई कर कर फूका, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि रात में जब भी सब लोग सोने के लिए गए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उनका कैटरर्स का काम था, तो घर में बहुत सारे उनके कोयले रखे होते थे और चिकन भी काफ़ी सारा रखा होता था। उसके अगले दिन वैसे भी उन्हें ऑर्डर था एक जगह पर खाना बनाकर देने का। जब रात में सब सोए तभी कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसा कि कोई सारे कोयले को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख रहा हो या फिर उसकी बोरियां खोलकर कोयले को बाहर गिरा रहा हो। जब ये आवाज़ उसकी मम्मी ने सुनी तब वो उठकर अपने कमरे से बाहर आई। उन्होंने देखा कि उनकी वही बेटी जो कि हमारे घर पर आई हुई थी वो खुले बाल रखकर उकड़ू बैठे हुए कोयले के पास में कुछ कर रही है। लाइट्स घर की बंद थी। जब लाइट्स ऑन किया तो वो देखकर घबरा गई क्योंकि वो कोयले के ऊपर कच्ची चिकन रखकर उस चिकन को नोच नोच कर खा रही थी। इसी के साथ वो कोयले भी चबा चबा कर निगल जा रही थी। दोस्तों, जो मुस्लिम्स होंगे वो ये बात जानते होंगे कि जिन्नातों का जो खाना होता है वो कोयले, गोश्त और पेपर होता है। कहा जाता है कि ये तीन चीज़ इन्हें खाने में बहुत पसंद है और इसी के साथ उन्हें मिठाई काफ़ी अच्छी लगती है। शायद यही एक वजह थी कि मेरी बहन कच्चा चिकन और वो कोयले चबा कर खा रही थी। दोस्तों, इसके बाद जब उसकी मम्मी ने देखा तो वो ज़ोर से चिल्ला उठी। उनकी आवाज़ सुनकर बाकी के घर वाले भी आए। फिर उसकी मम्मी ने उसे उठाया, उसका हाथ पैर अच्छे से धुलाया। उसके मुंह पर भी हर जगह कोयले के निशान थे, हाथ काले और खून में सने हुए थे। उसकी मम्मी उसे नहला धुला कर रात में बिस्तर पर सुला दी और रात में घर वाले डर की वजह से सो ही नहीं पाए। सुबह में उठकर जब उसे बताया गया तो उसे खुद अपने आप पर विश्वास नहीं था कि कल रात में उसने कच्ची चिकन और कोयले खा गए हैं। उसके बाद उसकी मम्मी ने कहा कि अभी इसे किसी बाबा के पास लेकर चलते हैं, शायद वही इसका इलाज करेंगे। ये बात जब उसकी मम्मी ने कहा तब तक तो मेरी कजिन सिस्टर नॉर्मल बैठी हुई थी, लेकिन जैसा ही उसने सुना उसने अपनी आवाज़ बदल कर
जोर से चिल्लाते हुए कहा, अगर किसी ने उस बाबा के पास ले जाने की मुझे कोशिश भी की तो आज के बाद वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाएगा। ये सुनना था कि घर में डर का माहौल पैदा हो गया। अब घर वाले और ज्यादा डरने लगे। फिर जो उसके चाचा थे वो वहां से बाहर निकले और वो चुपके से जाकर एक बाबा के पास सारी बात बताकर आए। इसके बाद जब वो घर के अंदर घुस रहे थे तभी ही बेडरूम से उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरे मना करने के बाद में भी तू गया ना, ये ठीक नहीं किया, अब तेरी खैर नहीं। इसके बाद दोस्तों उस घर में मौजूद सभी लोगों ने देखा कि जो उसके चाचा थे वो चलते चलते एकदम से लड़खड़ाने लगे और ऐसा लगने लगा कि जैसा उनके पैरों में जान ही नहीं है। मानो यूं लग रहा था कि पैरों में उन्हें पैरालाइज हो गया है। वो वहीं पर 2-4 कदम आगे बढ़कर जमीन पर गिर पड़े और कहने लगे कि मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा। फिर बेडरूम से जोरों से हंसने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज मेरी कजिन सिस्टर की ही थी। वो कहने लगी, मैंने जो बोला था मैंने वो कर दिया। जिस बाबा के पास तू गया था वो बाबा भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। वो बाबा ढोंगी है। उसकी ये बात सुनकर घर वालों को ऐसा लगा कि हाँ, हो सकता है ये सच बोल रही है। दोस्तों जबकि वो झूठ बोल रहा था, यानी जो उसके शरीर में जीन था वो ये बात जानबूझकर कह रहा था कि घर वालों का विश्वास उस बाबा पे से उठ जाए। फिर शाम में मगरिब के समय यानी लगभग 6:30 बजे के आसपास वो बाबा घर में आए तो घर वाले उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे। बाबा ने कहा कि मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ जो मैं आप लोगों का पैसा खाकर भाग जाऊंगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपकी बेटी के साथ जो जिन है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और बहुत ताकतवर है। वो ये सब जानबूझकर कर रहा है कि वो उसका शरीर कभी ना छोड़े। घर वालों को अब कहीं बाबा की बात सच लग रही थी। बाबा घर में आने के बाद अंदर कमरे के पास गए और जाकर जो उनके पास ईतर था यानी खुशबू वाला एक परफ्यूम उसे निकाला और उस कमरे में छिड़कने लगे, जिसके बाद वो जोरों से चीखने और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज अब आदमी जैसी हो चुकी थी और एक ही बात कह रहा था कि इस खुशबू को हटा यहाँ से। लेकिन वो तो अब परफ्यूम छिड़क चुके थे। उसकी खुशबू को हटाना ये किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। वो चीखता चिल्लाता उस कमरे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने जो अपनी आंखों से देखा वो ये था कि वो बेडरूम के दरवाजे तक आता पर वहां से निकल नहीं पा रहा था। यानी कि वो मेरी बहन के शरीर को नहीं छोड़ना चाह रहा था। बाबा ने उससे कहा कि तू चाहे तो तू यहाँ से जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे इसका शरीर छोड़ना पड़ेगा। वो कहने लगा, नहीं, मैं इसका शरीर किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। फिर उस बाबा ने कहा, तो ठीक है, इसके शरीर में रह और ये खुशबू तुझे उतना ही नुकसान पहुंचाएगी जितना कि एक इंसान के शरीर पर तेल डालकर उसे जला दिया जाता है। दोस्तों वो पीछे जाता और स्पीड में भागते हुए मेरी बहन आती और उसके बाद जैसे ही बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचती कि वो उड़ के दोबारा पीछे जाती। ऐसा लगता कि किसी अदृश्य दीवार से वो टकराकर उड़कर गिर रही है। शायद वो मेरी बहन के शरीर में था, इस वजह से वो शरीर को उस कमरे से बाहर नहीं ला सकता था। लेकिन हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भूत प्रेत और जो जिन होते हैं ये दीवार के आर पार भी हो सकते हैं। तो उसे अगर निकलना था तो एक ही ऑप्शन था कि वो मेरी बहन का शरीर छोड़ दे। उसके बाद बाबा ने उसी कमरे के अंदर कुछ अगरबत्ती जलाई। दोस्तों अगरबत्ती जलाने से पहले उन्होंने उस अगरबत्ती पर भी उस परफ्यूम को छिड़क दिया था, जिसके बाद वो अगरबत्ती जलने से पूरे रूम में धुआं भी कुछ ज्यादा हो गया और खुशबू भी काफी ज्यादा हो गई। वो बंदरों जैसी हरकतें करवाने लगा मेरी बहन से। कभी दीवार पर चिपक जाता तो कभी सीलिंग फैन पकड़कर लटक जाता, कभी जोर से खुद ही हवा में उड़ता और बेड पर गिर जाता। मेरी बहन का जो दाहिना हाथ था अब वो धीरे धीरे टेढ़ा करने लगा। जैसे ही बाबा ने ये देखा वो तुरंत ही मेरी बहन के पास गए और जो इतर था
वो उसकी नाक पर और उसके माथे पर लगा दिया, जिसके बाद तो वो जोर से चीख लगाई और खुद भी हवा में लगभग 3 से 4 फीट उड़ी, फिर बेड पर ही आकर गिर पड़ी। बाबा कहने लगे कि यहाँ से निकल जा। वो कहने लगा कि मैं इसका शरीर नहीं छोड़ सकता। उसके बाद वो बाबा ने अपने पास से कुछ सामान निकाला, घर वालों से कहा कि कांच की कोई बोतल या जार है तो मुझे जल्दी से दो। जैसे ही मेरी बहन ने उन्हें कांच का बोतल दिया, वो कहने लगे कि इसमें थोड़ा सा पानी भर कर दो। वो उस बोतल में पानी भर कर देने लगे। बाबा ने उसमें कुछ अपने पास से सामान डाला, वो क्या था हमें नहीं समझा। इसके बाद इत्र की शीशी को खोलकर और इत्र उसमें डाल दिया। उसके बाद में वो इत्र को पानी में मिलाकर और वो सारा सामान मिलाकर मेरी जो बहन वहां पर थी उसके सर पर वो डाल दिया। वो जोर से चीखने चिल्लाने लगी और दोस्तों हमने जो देखा वो अजीब सा था। हमने देखा कि उसके सर में से काला धुआं जैसा कुछ निकल रहा है। वो कहने लगे कि कोई भी बेडरूम के अंदर नहीं आएगा, सब दूर हट गए। मेरा जो छोटा भाई था उससे वो कहने लगे जाके अपना मेन डोर खोल दे। मेरे भाई ने जल्दी से जाके हमारा मेन डोर खोल दिया और उसके बाद में हमने देखा वो काला धुआं उसके सर से निकलता हुआ बराबर हमारे घर से बाहर चला गया। जैसे ही वो हमारे घर से बाहर गया, वो धुआं हवा में ही कहीं गायब हो गया। ये देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई और जो मेरी बहन थी वो अंदर बेहोश होकर पड़ी थी। बाबा जो थे वो घर के बाहर आए और बेडरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा कि अभी इसे यहीं पर रहने दो, इसे कोई जगाएगा नहीं, कोई सताएगा नहीं। इसे उठने में शायद ज़्यादा समय भी लग जाए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। और दोस्तों वैसा ही हुआ। मेरी बहन अगले दिन रात में बेहोशी से जागी। जब वो जागी तब वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी, उसे भूख लग रही थी। घर वालों ने उसे खाना खिलाया और उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसा उसे कुछ याद ही नहीं उसके साथ क्या हुआ, ना ही तो घर वालों ने उसे वो सब याद दिलाने की कोशिश किया। बस घर वाले यही कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, तेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन हाँ अब तो बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये थी जमीला की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी कुशाग्रा ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कुशाग्रा है। मैं मध्य प्रदेश का ग्वालियर का रहने वाला हूँ। आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ 2017 में हुई थी। दोस्तों बात कुछ ऐसी थी कि पिछले 9 साल से मैं अपने गांव नहीं गया हुआ था। मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत जिद की कि 9 साल हो चुके हैं हमें गांव गए हुए, एक बार तो मुझे गांव लेकर चलो। मैं उनसे काफ़ी जिद किया। मेरी जिद पर वो मान गए थे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम गांव जाएंगे और उसके बाद हमने अपनी तैयारी शुरू करी। मेरा गांव मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत छोटा सा है, उसमें 30 या 40 ही घर होंगे। गांव में सभी लोग 8-9 बजे तक सो जाते हैं। हम लोग गांव 5 दिन के लिए गए हुए थे। एक दिन तो अच्छे से बीत गया। दूसरे दिन के करीब रात के 2 बजे मेरी आंख खुली वॉशरूम जाने के लिए। हमारा जो वॉशरूम था वो घर के बाहर था। दोस्तों घर से ही 50 से 60 मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। जैसे ही मैं गांव पहुंचा था तो गांव में मेरे दादा और मेरे पापा ने मुझे पहले से चेतावनी दी थी कि उस पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना, उस पीपल के पेड़ से दूर ही रहना। मैं जब वॉशरूम के लिए रात में उठा और वॉशरूम जाने लगा तब मेरी नज़र उस पीपल के पेड़ पर पड़ी। मैंने उस पीपल के पेड़ पर 2 चमकती हुई लाल आंखों को देखा। वो देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और एकदम से मेरे पैर वहीं जम गए। मेरे दादाजी जो कि शायद मुझे बाहर निकलते हुए देख चुके थे, वो मेरे पास आए और मेरी आंखों पर हाथ रख दिया। उन्होंने मेरी आंखें बंद कर दी और फिर वहीं पर खड़े होकर कहने लगे कि इसे कुछ मत कर, ये यहाँ पर नया आया है, इसे कुछ नहीं पता है तेरे बारे में, इसे जाने दे। उसके बाद दादाजी ने मुझे वहीं पर खूब डांटा और मुझे अपने घर के अंदर लेकर गए।
घर के अंदर जाने के बाद उन्होंने मेरे पापा को भी नींद से जगाया। मेरे पापा को उन्होंने सारी बात बताई। मेरे पापा भी मुझे बहुत चिल्लाए। फिर घर के अंदर जो मंदिर बनी हुई थी वहां से जाकर मेरे पापा ने एक धागा लाया और मेरे हाथ पर बांध दिया। मेरे पापा ने कहा कि अब हम कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने पापा से बहुत पूछा, लेकिन पापा और दादा ने कुछ नहीं बताया मुझे। अगले दिन हम सब निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी मैंने मेरे पापा से पूछा कि पापा, क्या मैं अपने दोस्तों से मिलकर आ सकता हूँ? पापा ने पहले तो मना किया, लेकिन मेरी जिद करने पर वो मान गए। मैं फिर अपने दोस्तों के पास मिलने के लिए गया। जब मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है जिसकी लाल आंखें हैं। कहते हैं कि वो गांव वालों को परेशान नहीं करती, और अगर कोई उसके पास चला जाए या उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाए रात के समय, तो या फिर वो आदमी मर जाता है या तो पागल हो जाता है। कहते हैं कि उस चुड़ैल को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उस पीपल के पेड़ के पास कोई भी दूसरा व्यक्ति आए। मैंने जब मेरे दोस्तों से ये बात सुनी तब मेरे मन का डर दुगना हो गया था। मैं वहां से डरता हुआ अपने घर पर आया और फिर मेरे पापा को लेकर और मम्मी के साथ मैं उस गांव से निकल गया। फिर करीब 3 साल बाद हमें पता चला कि वहां पर किसी ओझा को बुलाया गया था। उसने कुछ तंत्र मंत्र पढ़कर उस पेड़ पर फूके और उसके बाद में उस पेड़ को वहां से कटवा दिया गया। दोस्तों, इस घटना को बीते कई साल हो गए, लेकिन आज भी उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।